हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोगों से बता दूं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो रिक्रूटमेंट हमारा बोर्ड ने टेक्नीशियन के पोस्ट 9000 निकाले थे, कुछ उनमें से अलग प्रकार की नोटिस निकल के आई है जो कि आपको मैं संबोधित कर पा रहा हूं। ठीक है, अभी पब्लिकेशन इसका 9/3/24 को हुआ है। डेट एंड टाइमिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 8/4/24। ठीक है, डेट फॉर अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड थ्रू RRB वेबसाइट। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, अभी बात मैं करूं ऑनलाइन, आप कह रहा है कि 8/4/2024 से पहले कंप्लीट कर लें। 8/4/2024, समय 23:59 यानी 12 बजे तक की पहले। ठीक है, अब बात मैं आपसे इसके विषय में और करूं उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया। कहा गया कैंडिडेट शुड इंश्योर that they possess fulfill all eligibility condition। आप अगर कोई भी कंडीशन को आप फॉलो नहीं करते हैं, उसके लिए इसने कहा है कि बाद में अगर आपके फॉर्म रद्द होते हैं अथवा अगर आपके एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया है वो अगर किसी प्रकार का दिक्कत पाया जाता है या डेट अगर ख़त्म हो गई यानी 8/4/2023 से पहले नहीं किए तो उसको ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा कह रहा है एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। आपको जो फार्म भरना है वो ऑनलाइन ही भरना है, जो कि आजकल पर्सनल में ही आ गया है। तो वो पर्सनल में है तो वो आपको उसी प्रोसेस के अंतर्गत से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट बात मैं करूं स्केल ऑफ पे, लेवल 2 और लेवल 5। आप 7th जो CPC है उसके तहत 19,900 से 29,200 रुपये है। इसमें आपका जो EWS और जनरल कैंडिडेट हमारे भाई साहब हैं उनको ये एज सुनिश्चित करना होगा कि उनका 18 से 33 हो, और हमारे जो OBC कैंडिडेट या SC ST भाई लोग हैं उनके लिए 18 से 36, OBC के लिए 3 साल और आप जानते हैं SC ST के लिए 5 साल छूट मिलती है उम्र में। ठीक है, ये बात आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा जहाँ तक मेरा मानना है। अब देखो पैरा 7 क्या कह रहा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड 6 पैरा कह रहा है कि देयर शैल बी 2 स्टेज एग्जामिनेशन। आपका जो होगा 2 स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होना है, और फर्स्ट स्टेज में जो होगा CBT वो आपका फर्स्ट स्टेज का CBT और सेकेंड स्टेज का, तो ये जो टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो मार्क विल बी नॉर्मलाइड इन ऑल स्टेज, यानी दोनों स्टेजों का मिला के तब आपका ये मार्क जो होगा उसके अंतर्गत आपका ये पब्लिश किया जाएगा। देन 7th नंबर आप पैरा देखें, सिलेक्शन ऑफ RRB एंड प्रीफरेंस फॉर पोस्ट कैंडिडेट में प्लीज नोट दे RRB वाइज रेलवे वाइज वैकेंसीज indicated in the chain or provisional or decrease। देखो RRB के पास ये अधिकार है कि वो पोस्ट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, पहली बात। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि अगर फर्स्ट स्टेज आपने पास किया तभी दूसरे के लिए आप एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज वहीं से आप कट गए। ठीक है, ये इसने लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ।
और ना बोलूँगा, क्योंकि जो चीज़ें एकदम एक्यूरेट हैं वही चीज़ें मैं आपके बीच में संबोधित कर पा रहा हूँ। और आप लोग 100% ये मानिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल आपको कुछ न कुछ आपके लिए विशेष रूप से लाने वाला है, जो आपके घरों में बड़े से लेकर छोटे तक इसी चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इस चैनल पर क्रांति लाने वाला ये प्रेमनाथ तिवारी आपके से एक केवल कहता है, अगर वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आए अथवा किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखा करिए। मैं आपका बेहद बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। चलिए बात करता हूँ, फिर वीडियो के रुख पे आता हूँ। अभी बात कही जा रही है इसमें, जो मैंने आपको बताया कि वो कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, ठीक है। अब इसमें कहा कि फर्स्ट स्टेज CBT shall be advised to exercise their option of RRB and preference of railway and post within the choose RRB। आप किसी भी RRB को चुन सकते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, वो नीचे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आफ्टर कैंडिडेट सबमिट, अगर आप ऑप्शन अगर सबमिट कर, मान लीजिए आपने फॉर्म को भरा और आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि आपको इस पोस्टल के माध्यम से ये जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे बच्चे, उन्हीं को सेकंड जो CBT है उसमें बैठने देंगे। ये मैंने पहले भी आपको बताया वहाँ ऊपर। और इसमें देखिए क्या लिखा गया, नेक्स्ट लाइन। अगर आप निगेटिव मार्किंग के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए इसमें क्या लिखा गया है। हमारा 9th पैरा कह रहा है, देयर शेल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ इनकरेक्ट आंसर। अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो आपका जो है कटने वाला है मार्क, ठीक है। अब 1/3 होता है, आप लोग जानते भी हैं, जो नहीं जानते हमारे भाई बंधु उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 1/3 है इसमें। और वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप नहीं ले जा सकते, नॉट अलाउड है। अब ये 12 नंबर देखिए क्या दिया गया, कैंडिडेट्स शुड हैव देयर ऑन मोबाइल नंबर वेरीफाइड एक्टिव पर्सनल ईमेल ID। यानी कहा जा रहा है कैंडिडेट से मेरा अनुरोध है कि मोबाइल नंबर जो आपका चलता फिरता नंबर हो, जो बंद ना हो, ईमेल ID आपकी एक्टिव हो, उसी को इसमें डालें, ताकि जो भी आपको मेल अथवा आपको संदेश भेजना हो RRB की तरफ से वो आप तक पहुंच सके समय से। और फिर मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या बहुत इम्पोर्टेंट, मैं उसी पे सिर्फ चर्चा करने वाला हूँ। फालतू चीज़ों के लिए ना आपके पास समय है ना मेरे पास है। तो बात करूँ मैं अभी इसमें कैंडिडेट अटेम्प्ट टू माइनर, ठीक है, सब चीज़ें। ये देखिए 1.7 कैंडिडेट शुड इंटर द नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मैट्रिक क्लोज। देखिए जो आपको अपना नाम, पापा का नाम, जन्म तिथि, माता जी का नाम, ये सब अपने 10th वाले जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है, ताकि वहाँ जब DB हो तो आपको प्रॉब्लम वहाँ फेस आउट ना करना पड़े ना, वो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब बात करूं मैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो इसमें लिखा गया है 4 प्रकार की इसमें पोस्टेड हैं, जो कि इस तरीके से इसमें मतलब मेडिकल को दर्शाई जा रही हैं, B1, B2, B3, C1, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका B1 होगा वो डिस्टेंस आपका इतना आप दूर देख सको, 6/9 या 6/6 की आपको होना चाहिए आँख, ठीक है। और 0.6 का आपका विदाउट ग्लास का जो है आप पास देख सकते हो, कलर विजन आप में ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें आप में ना हो। और जो हमारा B2 टाइप का है उसमें कहा जा रहा है, इसमें भी वही आँखों का वही दिया है, आँखों का इसमें 6/9 और 6/12 दे दिया है। और विदाउट ग्लासेस आप देख सकते हो 0.6 से, इसमें भी वही है ना, बिना ग्लास के आप इतना नज़दीक देख सकते हो, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह ना हो, इसमें ये भी है। और B3 टाइप का जो होता है इसमें फिट जो है फिजिकली जो फिट जो होना चाहिए आपको,
वो 6/9 6/12 ये सेम ही है विदाउट ग्लासेस। और ग्लास लगाने पे आप जो है नियर विजन जो आपका वो होना चाहिए वो 0.6 होना चाहिए ना। और जो हमारा C1 का होता है इसमें 6/12 या 6/18 तक होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आपको बता दूं मैं, इसका जो वेबसाइट है वो आपका www.indianrailways.gov.in पर आपका जो है फॉर्म यहीं से फिल किया जाएगा, ठीक है। और इस पर आप विजिट करते रहिए ताकि आपको कोई भी नई सूचना प्रदत्त हो तो आपको मिल सके। नहीं होगी वैसे तो मैं बताता रहता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको हमेशा मालूम चलता रहेगा क्या आया क्या नहीं। और आप अगर कहीं से राष्ट्रीयता अपनी रखते हो भारत की तो ठीक है, फिर नेपाल भूटान के भी हों तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं, वहाँ के भी लोग यहाँ भर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट आपको एज मैंने बता दिया, और एज आपकी 1/7/24 के गणना की जाएगी, 1/7/24 से गणना की जाएगी। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, मैंने ये चीज़ें तो आपको बहुत पहले बता दी। अभी मैं और आगे चलता हूँ, एज की बात हो चुकी है और इसमें अपर लिमिट की बात ठीक है, ये भी सही है। अब इसमें देखिए नोट और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड हैव द एजुकेशनल टेक्निकल जो है क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड द नोटिफाइड पोस्ट ऑफ द जैन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो है आपका यूनिवर्सिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब इस पत्रिका में आपको ये इस तरीके से बताया जा रहा है कि हाँ एजुकेशनल आपका टेक्निकल होना चाहिए और एग्जामिनेशन द प्रीस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अगर आपने बहुत हायर कोई एजुकेशन आपने किया हुआ है तो उसको यहाँ अप्लाई नहीं करना है या ये मतलब मान्य नहीं करेगा। कह रहा है डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ड्यू टू कोर्स। ये जब आपने अगर डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग की होगी तो वो मान्य नहीं होगी। एक्ट अप्रेंटिस और ITI फॉर पोस्ट ऑफ टेक्निकल, जो टेक्नीशियन का है वो अप्रेंटिस होना चाहिए ITI करके, और अनलेस और वाइज स्पेसिफाइड ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस बी नॉट बी एक्सेप्टेड। केवल ITI के लिए मान्य है। एग्जामिनेशन फीस आपका 500 है, SC/ST भाइयों के लिए 250 है, ठीक है। और इसमें जो है आप जब पास होते हैं उसके बाद जो है, और इसमें क्या खास चीज़ें हैं वो मैं ढूंढ रहा हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। मेडिकल हो गया, डिस्क्राइबिंग हो गया, पेमेंट ठीक है, पेमेंट तो ऑनलाइन हो जाएगा आपका किसी भी माध्यम से कर दिए। हाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ज़रा देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप कहीं भी अगर काम करते हैं तो वो NOC इसमें लगेगा अगर आप लगाते हैं, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस लिखा ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, केवल एक ही फॉर्म डालना है पोस्ट टेक्नीशियन के लिए, हैज टू द सबमिशन। हाँ नहीं तो सोचो आप 2-3 डाल दें सब कैंसिल कर देगा। और इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व फर्स्ट स्टेज, तभी सेकंड में आपको बैठने देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें। और टाइम और वेन्यू ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करेगा रेलवे अपना खुद सेल्फ। और CBT1 देखिए टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज में क्या आएगा टेक्नीशियन में, ड्यूरेशन आपका 60 मिनट रहेगा, क्वेश्चन आपके 75 होंगे, ठीक है। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ एलिजिबिलिटी या वेरियस UR के लिए 40%, OBC के लिए 30 और SC/ST के लिए 30%, ST के लिए 25% पाता है तो वो पास माना जाता है। जैसे हम लोग 100 में 33 नंबर पाते हैं, ऐसा समझिए। और ऐसा मत सोचिएगा 40 नंबर पा गए तो हाँ हमारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बस वो केवल ये होता है कि हाँ ये इतने बच्चे मतलब पास हो जाते हैं, इतना नंबर पाते हैं। क्या क्या आएगा वो बहुत अच्छे देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ज़्यादा ज़रूरी है देखना। और मैथमेटिक्स इसमें आएगा जिसमें आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फैक्टर, आपका फ्रैक्शन,
और LCM, SCF, रेशियो, प्रोफेशनल, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टेग्नोमेट्री एंड जो है एलिमेंट्री, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आनी है। ठीक है, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेट्स, ये सब। जनरल जो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसमें आपका जो एनालॉगिक, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, और आपका जम्बलिंग, बेंच डायग्राम, डाया इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें मतलब पूरी आपको अच्छे से पढ़ना है, इतना समझिए, मैथ और आपका रीजनिंग। नेक्स्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोस, है ना, बायो, जूलॉजी और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आपका आने वाला है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो हमारा उत्कर्ष क्लासेस है उससे भी आप सफिशेंट चीज़ें पा सकते हो, खान सर के पास जा सकते हो, है ना, बहुत सारे ऑप्शन हैं। सेकंड स्टेज में क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड, जब इसमें आप पास हो जाओगे तब CBT सेकंड आपका होगा। तो सेकंड जो होगा वो ऑप्टेंट जो मार्क होगा, सेकंड और फर्स्ट दोनों को मिलाया जाएगा, फिर इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो दूसरे वाले में क्या आना है, 2 घंटे 30 मिनट, पार्ट ए पार्ट बी, इसमें पेपर होंगे, जो दूसरा होगा CBT। द सेकेंड स्टेज CBT शेल हैव 2 पार्ट, 2 भाग में इसको बांट दिया गया, A और B। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है आपको। इसमें आएगा मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ वेरियस कैटेगरी, ये 40% वही सब मतलब दिया गया है। आएगा क्या क्या वो देखो, मैथमेटिक्स, फिर तुम्हारा जनरल जो है इंटेलिजेंस और रीजनिंग, फिर बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, वही जो सिंबल उम्बल आता है वो सारी चीज़ें इसमें फिर आएगा, और जनरल करंट में, यानी दूसरा पेपर होगा तो फिर उसी तरीके से पहले जैसा 75 और ये 100 समझ लीजिए दोनों एक जैसा। उसके बाद जो पार्ट बी होगा उसमें आपको 75 क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वालिफाई मार्क आपको 35% लाना ही लाना है। दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट एंड नो रिलैक्सेशन इन जो है परमिसेबल, सारे लोगों के लिए है, ये नहीं कि हाँ कोई जो है SC है, कोई ST, इससे कोई मतलब नहीं है उसको। अगर आपका जो आपके फिटर हो फिटर, टर्नर हो टर्नर, इलेक्ट्रीशियन है इलेक्ट्रीशियन, उससे सब लोगों को 60 नंबर का देगा, 75 क्वेश्चन देगा 60 मिनट में, आपको करना है 35% लाना ही लाना है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्या है कैसे है, वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए, नहीं हमारे चैनल पे आप अगर हैं तो पक्का है आपको नॉलेज मिलती रहेगी। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ITI डिप्लोमा ये यहाँ पे मतलब मेंशन किया गया है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्बिनेशन आप जो स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल से, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, है ना, और हाई स्कूल के फिजिक्स और मैथ, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आपके आने हैं। ठीक है, पार्ट बी में देख लो, पार्ट बी में आप अगर जिस चीज़ से भरते हैं, मान लो फिटर से, मैकेनिक से, मोटर, तो ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आनी है, जो जिससे रहेगा उसको वही जो है लाना है। और बात मैं करूँ यहाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है वो तो आप जानते हो, अप्लाई कैसे करना है। और कैंडिडेट्स प्लीज़ नोट पर्सनल मोबाइल नंबर, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। और आपका SC ST सर्टिफिकेट लगेगा, और जो भाई लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए अलग से है व्यवस्था, उसको देना पड़ेगा। हाँ, कलर होना चाहिए फ़ोटो आपका अच्छे से, पीछे वाइट अगर हो तो और अच्छा है बैकग्राउंड। स्टेप टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन 14, ठीक है, बिफोर। इसमें मैं देख रहा हूँ कि और कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो वो चीज़ें नोटिफाई हो जाएं। आप जो है एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हो 250 रुपये दे के, नॉन रिफंडेबल होगा, गलती मत करना, नहीं 250 फालतू चला जाएगा। हॉल टिकट जब होगा तो वो आपको ई-कॉल के माध्यम से बताया जाएगा कि हाँ कब जो है इसका कराना है, और जब वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। NCBT SCBT डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री जो है सर्टिफिकेट जो है, ये सारी चीज़ें वहाँ दिखानी पड़ेंगी। और
ये आपके आरआरबी हैं, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, इतनी जगह। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है, ये SC/ST वालों के लिए, ये अपना OBC भाइयों के लिए है ना, ये EWS के लिए है ना, अदर जो मतलब भारतीय सेना वगैरह हैं, जो हमारे भाई लोग विकलांग भाई हैं उनके लिए है। और ये कितनी पोस्ट कहाँ है ये इसमें मेंशन की गई है, ये देखिए। डाइजेशन टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल, तो इसमें डिपार्टमेंट S&T दिया गया है, सिग्नल है ट्रैफिक। और डिपार्टमेंटल तो इसमें जो है प्रोडक्शन आपका यूनिट जो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें लिख दिया गया है। और इसमें आपका BSc जो है मिनिमम एजुकेशनल जो दिया गया, BSc हो फिजिक्स मैथ कंप्यूटर से, या डिप्लोमा आपका हो डिग्री इन जो है मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। फिर आपका आता टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में ही, टेलीकॉम जो है इसमें है BSc, इसमें भी मांगा है, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग ये भी है। और इलेक्ट्रिक जो आपका है टेक्नीशियन ग्रेड 3 एमेच्योरियम कॉइल वेंडर, ये इलेक्ट्रिकल से है, जनरल सर्विस है, B2 है इसमें मेडिकल। और आपका इसमें जो है 10th प्लस ITI होना चाहिए, ठीक है, और होना चाहिए किससे, वेंडर अल्टर, ठीक है। और इसमें जो है अप्रेंटिसशिप भी मांग लिया है उसी में। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है ब्लैक स्मिथ में 81 पोस्ट है, सॉरी B1 जो है क्लास का आपका होना है मेडिकल, और ITI और 10th इसमें पास होना अनिवार्य है, फोर्जर से होना चाहिए हीट ट्रीटमेंट के बारे में ना। और अप्रेंटिस हो या तो उसी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, ये भी वही सेम चीज़ है, मैकेनिक से है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है ब्लैक स्मिथ, ये भी वर्कशॉप का है, ये इसमें भी जो है C1 इसमें है आपका जो मेडिकल है। और इसमें भी वही मांग लिया है क्वालिफिकेशन। और इसमें टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 है ये बुक बाइंडर का है, तो ये जो है स्टोर में है प्रिंटिंग प्रेस, इसमें भी B2 क्लास का जो है आपका होना है। और इसमें भी ITI मांगा है जो है बुक जो है बाइंडर से ही। और टेक्नीशियन 3 जो है ब्रिज इंजीनियरिंग, इसमें भी ब्रिज से मांगा है, तो इसमें आपने अगर फिटर से किया हो तब भी जो है डाल सकते हैं, और वेल्डर से किए हो तब भी डाल सकते हैं, ठीक है। और बात मैं भी करूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है कारपेंटर, तो इसमें आप कारपेंटर से किए हों, इसमें भी B1 है इसमें मेडिकल। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो हमारा कारपेंटर, इसमें भी कारपेंटर का ही है पोस्ट, तो उसमें ITI भी उसी एरिया से होना चाहिए अप्रेंटिस। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है कारपेंटर। और मैं एक बात और बता दूं आपको, या तो अप्रेंटिस आप किए हों उसी से है ना, तो जब आप ITI किए होंगे तभी तो किए होंगे उसमें, है ना, सिंपल सा लॉजिक। फिर आप मैकेनिकल जो है ये कैरेज एंड वैगन, तो ये जो है आप ITI किए हों, और ये आपका इसमें लिख दिया गया है कि आप कारपेंटर ही ट्रेड से किए हों, है ना। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से देखिएगा, धीरे धीरे मैं इसीलिए कर रहा हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये कारपेंटर वर्कशॉप जो मैकेनिकल से है, ये भी वर्कशॉप का है, तो इसमें C1 क्लास का होना है आपका मेडिकल, कारपेंटर से इसमें भी होना ज़रूरी है। और फिर आ गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन, तो ये भी मैकेनिकल, और इसमें भी 10th और ITI मांगा है, तो इसमें भी आप फिटर से या वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, ये सारे लोग इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी कैरेज एंड वैगन में है, मैं इसका भी B1 है क्वालिटी मेडिकल का। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है क्रेन ड्राइवर,
तो ये जो है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए, इसमें मांगा भी है। जो है आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, ठीक है। तो ट्रेड आपका होना चाहिए इसमें मेचक मोटर व्हीकल, ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर, तो इसमें भी आपका जो है स्टैंडर्ड B2 रखा है मेडिकल का इलेक्ट्रिकल। और आप जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर के लिए नियुक्त होंगे और इसी में आपकी दक्षता होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए। फिर उसके बाद है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग ज़रूर सुनिएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंट जो है क्रेन ऑपरेटर है, तो ये भी मैकेनिकल है, B2 है इसका स्टैंडर्ड और वर्कशॉप में है। तो ये भी इसमें जो है NCVT या SCVT से मैकेनिक मोटर व्हीकल ये सारे लोग इसमें ITI जो किए हैं वो डाल सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये भी मैकेनिकल है डीजल शेड में। और ये आपका जो है ITI इलेक्ट्रीशियन में हो या वायरमैन से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, है ना। और मैकेनिक पावर जो है इलेक्ट्रॉनिक से हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो आपका अगर है मैकेनिकल से डीजल शेड में मिलना है तो ये B1 का आपका मेडिकल होना चाहिए और ITI आपका NCVT से होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन, या आप इलेक्ट्रॉनिक से किए हों, वायरमैन से किए हों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से किए हों, है ना, इसमें सब। फिर टेक्नीशियन 3 डीजल मैकेनिक में डीजल शेड B1 का आपका मेडिकल, और आपका फिटर इसमें ट्रेड है ना, और आपका डीजल मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस, यही सारी चीज़ें इसमें दी गई, वेल्डर वगैरह। और फिर आ जाते हैं हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो डीजल मैकेनिकल जो इनिशियली जो मैकेनिकल है डीजल शेड में, तो ITI फिटर इसमें भी मांग लिया है। और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल चाहिए, फिर आपका इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल चाहिए, फिर आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप, तो इसमें आपका जो है इसमें केबल नॉकिंग और आपका इलेक्ट्रॉनिक जो है मैकेनिक चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग, तो ये इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये 25 नंबर का मैं पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में रहेगा C1 का इसमें है। और इसमें इलेक्ट्रिकल वायरमैन मैकेनिकल ST ये सब कोर्स हैं ITI के। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल इसमें लगेगा, और ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल का इसमें भी इलेक्ट्रिकल 25 नंबर 29 नंबर, और ये आ गया 29 नंबर, ये भी इसमें इलेक्ट्रिकल। टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU, अब इसमें जो है इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, तो इसमें भी फिटर वेल्डर मैकेनिक ये सारे लोग कर सकते हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये फिटर से है, तो इलेक्ट्रिकल इसमें दिया गया है। NCVT ट्रेड से फिटर हो या आपका कोर्स आप कंप्लीटेड एज अप्रेंटिस ट्रेड मेंशन्ड अबव, ठीक है। किसी में अप्रेंटिस ही हो तब भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है जनरल सर्विस के लिए है। अभी इसमें पोस्ट नहीं मेंशन की गई, पोस्ट भी कर दिया होता उसी समय तो बताने में आसानी होती। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर, तो इंजीनियरिंग में वर्क्स में है, और ये आपका जो है ITI फिटर से होना चाहिए इसमें। और आपका कैरेज एंड वैगन में मैकेनिकल से इसमें फिटर है। फिर आपका फिटर वर्कशॉप में है, फिर आपका ग्रेड जो है वर्कशॉप फिटर में है। फिर आपका जो है फर्निशिंग हो गया आपका मैकेनिकल, इसमें भी है, इसमें भी आपका जो है फिटर मांगा है, कारपेंटर मांगा है, ठीक है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, तो इसमें आपका जो है ग्राइंडर हो गया, तो ग्राइंडर वाले भर सकते हैं इसमें, है ना, मशीनिस्ट वाले, ठीक है। और इसमें आ गया टेक्नीशियन ग्रेड 3, तो इसमें जो है लूटर कम एलिंजर जो है इंजीनियरिंग, तो ये आपका हो गया ITI रिक्वायरमेंट, ठीक है।
फिर उसके बाद आपका ऐसे पेंटिंग का हो गया, पेंटिंग में चाहिए मशीनिस्ट, तो इसमें मैकेनिकल होना चाहिए, ये भी मैकेनिस्ट है, ठीक है। इसमें भी मशीनिस्ट है, इसमें मशीनिस्ट है, और इसमें भी वर्कशॉप है, इसमें फिटर चाहिए। मेसन में आप लोग जानते हैं 10th पास होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो है मेसन ट्रेड में आपको जो है दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये मेसन का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, मिलराइट से हो गया। मिलराइट्स में क्या क्वालिफिकेशन मांगा है इसमें मैकेनिक जो है मिलराइट मेंटेनेंस, इसमें मिलराइट में आपसे मांगा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये मिलराइट का हो गया, फिर मिलराइट हो गया, फिर इधर ड्राइवर कम मैकेनिक हो गया, ठीक है, इसमें भी वही मांगा है। फिर जो आपका मल्टी स्किलर फिटर होना चाहिए, तो ये भी वर्कशॉप में लगेगा। जनरल सर्विस के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर, फिर जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर, फिर पेंटर इधर सब, फिर इधर पेंटर ही है सब। ये जो है परमानेंट वे जो होता है उस पर सब लीपापोती करने के लिए जो होता है ना, कि उसमें रंगाई पुताई में। फिटर का आ गया इधर फिर 59 नंबर, 60 नंबर भी फिटर प्लम्बर का है, 61 नंबर भी इसी का है। पंपर ऑपरेटर जो है इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस C1 का इसमें भी है, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। वेल्डर, फिल्टर, यही है। उसके बाद में ये देखिए डिपार्टमेंट यहाँ दिया है, पोस्ट दिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं सब डिपार्टमेंट दिया है। यहाँ आपका रेलवे जो है PU, UR, SC ये सारी पोस्टें यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको बहुत आसान देख सकते हैं आसानी से। और इसमें जो है अब आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको, उसमें जाके आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसकी बाद आराम से जो भी समझ में ना आए आप लोग एक बार ज़रूर मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर जो भी समझ में ना आए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है चीज़ें कि हाँ सब समझ में ही आती हैं लोगों के, कुछ चीज़ें पूछ भी ली जाती हैं, क्यों। तो चलिए फिर, ये वीडियो बहुत ही लंबी होती चली गई, और ये मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक कि ये बहुत सारी पोस्टें ऐसे एक दो करके सब में निकली हुई हैं। ये टोटल जो है 49 पोस्ट, मतलब 49 पेज का था। तो ये है 78 प्रकार की इसमें पोस्टें, और 78 में टोटल ये 9000 इधर, और जो है टोटल 9000 में ये पूरा OBC जनरल मिला के इधर तब इधर लिखा गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा जो है इधर मौका है, आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोगों को ज़रूर मिलेगी नौकरी। बस आप लोग जो है सहारा मत छोड़िएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।